दोस्तों, क्या आप व्हाइट मैन्स बर्डन के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं? दिस टर्म व्हाइट मैन बर्डन it was used by the Britishers during 17th, 18th and 19th century in order to justify the colonization of the world. जो भी अंग्रेज उस समय पर लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो भी अंग्रेज उस समय जितने भी देश थे जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया था, उनके ऊपर जो भी एट्रोसिटी, जो भी अत्याचार हो रहा है, उन सबको जस्टिफाई करने के लिए वो ये टर्म यूज करते थे, द व्हाइट मैन्स बर्डन। और उसी के साथ साथ एक और टर्म यूज करते थे, द ब्रिटिश प्रोविडेंशियल मिशन। अब समझते हैं ये क्या है। देखिए, उस समय बोलते थे कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। फिर किसी ने पूछा उनको कि आपको पूरे वर्ल्ड का और पूरे संसार का बॉस और राजा किसने बनाया और आप क्यों बने हैं? आपने क्यों लोगों को कॉलोनाइज किया? आपने क्यों देशों को कॉलोनाइज किया? तब अंग्रेज बोलते थे उस टाइम पर कि दिस इज अवर मिशन, और इस मिशन को हमें सौंपा गया है ऊपर वाले के द्वारा, और ऊपर वाले ने हमें भेजा है कि आप जाइए, एंड दिस इज योर बर्डन, दिस इज द व्हाइट मैन्स बर्डन। और ये आपका मिशन है, ये ब्रिटिशर्स का मिशन है, ब्रिटिशर्स का प्रोविडेंशियल मिशन है कि आप पूरे संसार के जो लोग हैं, जो कि अनसिविलाइज्ड हैं, ये अभी बार्बरिक हैं, अनसिविलाइज्ड है, इनको रहना नहीं आता है, आप जाइए, इनको जाकर के सिखाइए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप, इंसान की कद्र कैसे करे दूसरा इंसान, ह्यूमन वैल्यूज, इन सबको जाकर के आप सिखाएंगे पूरे संसार के लोगों को। और यही चीज सिखाने के लिए हमने पूरे संसार को कॉलोनाइज किया है और पूरे संसार को अपनी कॉलोनी बनाई है। इसीलिए बोलते थे उस समय पर द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि पूरे संसार जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। फ्रेंड्स, देखिए आपके एक कंसेप्ट को कैसे मिसयूज किया गया, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को अंग्रेजों ने कैसे यूज किया गया, वो कैसे यूज किया इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द कॉलोनियलिज्म। साम्राज्यवाद को जस्टिफाई करने के लिए किस प्रकार से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मिसयूज किया गया, किस प्रकार से डेमोक्रेसी की जो मूल भावना थी उसको बरगला करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। सो इसका मतलब तो यह है कि 1947 से पहले, जब हमें आजादी मिली, उससे पहले क्या हमारे पास कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यू थी ही नहीं क्या? क्या इतिहास में हम झांक करके देखते हैं, भारतीय इतिहास में, तो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही क्या? क्या डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमारे इतिहास में, हमारी राज्य व्यवस्था में कभी नहीं रहे क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत से संसार क्या सीख सकता है, हाउ इंडिया टॉट द डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड, नॉट ओनली टुडे बट पास्ट में भी। और ऐसा नहीं है कि केवल 1947 के बाद, उससे पहले भी इतिहास में, आज से 1500 साल, 2000 साल पहले भी हमारी जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी, उसने कैसे संसार को सिखाया। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जब आप भारतीय इतिहास में एक झलक देखते हैं तो आपको डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है वो क्लियरली आपको दिखाई देंगे, क्लियरली विजिबल आपको दिखाई देंगे। वो कहां से? आपने महाजनपद तो पढ़ा होगा कि किसी टाइम पे 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी के बाद, 6th सेंचुरी बीसी के जस्ट बाद ही 16th महाजनपद, इंडो गैंजेटिक प्लेन में महाजनपदों का निर्माण हुआ। छोटे छोटे महाजनपद थे। उन महाजनपदों में हम मानते हैं कि कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर जो किंग्स एंड द किंगडम्स थे, जहां पर राजा जो है वो कंट्रोल कर रहा था पूरे किंगडम को। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, डेमोक्रेटिक वैल्यू थी। जैसे लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, उनके जो भी महाजनपद थे, उनके जो भी क्लैन थे, उसमें डेमोक्रेटिक सेटअप, रिपब्लिकन सेटअप, सभा एंड समिति, ये जो सेटअप थे, ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे, उनके क्लैन में थे। और वो जिस क्लैन से बिलोंग करते थे, वहां पर ये सभी के सभी सेटअप थे। इनफैक्ट ये जो दो पॉलिटिकल सेटअप, अलग अलग पॉलिटिकल सेटअप पास में, एक जगह पर किंग एंड द किंगडम वाला पॉलिटिकल सेटअप जहां पर राजा है और उसका एक किंगडम है, और उनके जस्ट पास में ही ऐसा सेटअप जिसमें रिपब्लिकन क्लैन है, उसमें आपस में लड़ाई होती थी। मगध में और जो गौतम बुद्ध के जो भी क्लैन थे और महावीरा का क्लैन थे, इनमें आपस में क्लैश होता था और कई सालों तक ये क्लैश चलता रहा। सो क्या ये डेमोक्रेटिक सेटअप आज का ही है क्या? क्या हमारे एंशिएंट भारत में ऐसा कोई भी नहीं था क्या? थे। उसी के साथ साथ जब आप लेटर वैदिक काल में भी देखते हैं, तब भी आपको सभा और समिति मिलेगी। उस समय पर जब हम गांव की इकोनॉमी के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द विलेज इकोनॉमी एट दैट टाइम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, उस समय भी आपको सभा और समिति के थ्रू जो गांव में जो भी डिसीजन लिए जाते थे, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रू, वोटिंग के थ्रू लिए जाते थे। एंड वो जो वोटिंग सिस्टम के लिए वो जो असेंबली थी, दैट वाज वेरी मच रिप्रेजेंटेटिव। उसमें हर किसी की वोटिंग थी, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन था। नॉट ओनली मेल्स का रिप्रेजेंटेशन बल्कि वुमेन्स का भी रिप्रेजेंटेशन था। उसमें कोई भेदभाव नहीं था। सो क्या हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने ही थ्रू द ब्रिटिश प्रोविडेंशियल मिशन संसार को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिखाए, संसार को डेमोक्रेटिक सेटअप सिखाया? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके,
और इनफैक्ट साउथ इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द संगम एज वहां पर भी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है थ्रू द सभा एंड द असेंबली, उसके भी सबूत हैं। राजा का जो कोर्ट था उसमें भी लोकल लोग और जो लोकल जो जमींदार थे और लोकल जो आर्टिजन्स थे उनकी भी असेंबलीज थी, अलग अलग असेंबली थी। एंड देयर वाज द ट्रेडिशन ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट, और वो लोग डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। सो इसका मतलब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पहले भी थे। अंग्रेजों ने तो केवल मुखौटा का यूज किया था। सो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के एंशिएंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ने पूरे संसार को सिखाया? बिल्कुल सिखाया भाई। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन वायलेंट स्ट्रगल एज द डेमोक्रेटिक टूल। आप बताइए कि अगर आपको आजादी लेनी किसी भी चीज से, लेट अस सपोज अ कंट्री उसको आजादी लेनी है किसी भी कंट्री से, सो उसके पास चॉइस क्या हो सकती है? चॉइस गन भी हो सकती है, मतलब वायलेंस का रास्ता हो सकता है, चॉइस नॉन वायलेंस का रास्ता भी हो सकता है, डिमांड करके, प्रेयर करके, पिटीशन करके, लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ला करके, एक अम्ब्रेला सेटअप के अंडर ला करके और उन्हें नॉन वायलेंट मेथड के थ्रू अवेयर किया जाए, और अवेयर करने के बाद जो भी सिस्टम एक्सप्लॉइटर ने सेट किया हो उस सिस्टम को उखाड़ करके फेंक दिया जाए आंदोलन के थ्रू, नॉन वायलेंट आंदोलन के थ्रू। ये भी एक मेथड है। और इंडिया ने क्या ऑप्ट किया? इंडिया ने ऑप्ट किया सेकंड मेथड, नॉन वायलेंट मेथड, जिसमें इंडिया ने वायलेंस का उपयोग नहीं किया। आप देखिए कोई भी आंदोलन उठा करके देखिए, गांधीयन मूवमेंट का 1915-1916 के बाद से, बताइए उसमें वायलेंस गांधी जी ने कहां पर बोला कि आप वायलेंस का सहारा ले सकते हैं? जब भी वायलेंस होता था तो गांधी जी क्या करते थे? उस मूवमेंट को वापस ले लेते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वायलेंस वंस स्टार्टेड इट विल नेवर स्टॉप। एक बार बस आपको चिंगारी चाहिए, ऐसे डाइवर्स कंट्री जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मतों के आधार पर लोग अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, ऐसे देश में अगर एक बार वायलेंस की चिंगारी लग गई, भड़क गई, वो कभी नहीं बुझने वाली। गांधी जी इस बात को अच्छे से जानते थे। और लोगों को अगर यह भी पता चल गया कि वायलेंस के रास्ते के थ्रू अगर मेरी डिमांड पूरी हो रही है तो आजादी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आजादी मिलने के बाद जो सिस्टम बनेगा उसमें उसमें जितने भी जो भी लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि अगर हमें हमारी कोई भी डिमांड है और सिस्टम से हमें उस डिमांड को फुलफिल करवाना है तो वायलेंस इज द ओनली वे। हर बार वायलेंस होता, और 1947 और 1950s के बाद अभी तक जितनी भी मूवमेंट रही होती, जो भी इनफैक्ट पीसफुल है, उन सब में आपको वायलेंस देखने को मिलता, सब में। और इंडिया यूनाइटेड रह पाता नहीं रह पाता, वी जस्ट डू नॉट नो। सो नॉन वायलेंट स्ट्रगल एज द डेमोक्रेटिक टूल इंडिया ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में यूज करने के बाद पूरे विश्व को दिखा दिया कि दिस इज द वे ऑफ द लिविंग, दिस इज द वे of the democratic setup, this is the way of the democratic principle that we should be following the humanistic values। अपने नागरिकों के प्रति केवल नहीं बल्कि दुश्मनों के प्रति भी हमने लोकतंत्र की जो भावना है और ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया है। आगे चलें फ्रेंड्स, अब देखिए नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडिया ने पूरे विश्व को सिखाया वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड अ फ्री एंड अ फेयर प्रेस। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद जितने भी वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, स्पेशली द वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने कहा था कि दिस कंट्री वोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, और आने वाले 10 साल में ये अपना प्यारा भारत अलग अलग भाग में वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। वो उन्होंने कहा था विद इन 10 ईयर। क्यों? उन्होंने कहा कि इस कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस कंट्री में लैंग्वेज के आधार पर है, कास्ट के आधार पर है, रिलीजन के आधार पर है, लिटरेसी भी नहीं है, इकोनॉमी भी कमजोर है, इतने सारे तो चैलेंजेस हैं, बिल्कुल क्रिपल्ड है, और कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएगा इतने दिन, इतने कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में 1950 के बाद इतने कंपटीशन वाले वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव कर पाएगा? और उसके साथ साथ आसपास में 2 कंट्रीज, एक साइड पाकिस्तान और एक साइड चाइना, 2 फ्रंट पे अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर पाएगा? सो ये कंट्री ज्यादा साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज्यादा साल तक जीवित नहीं रह पाएगा ये कंट्री। बट आज के दिन देखिए, मोर देन 75 years वी जस्ट नॉट ओनली सर्वाइव्ड but we are also moving in a progressive direction. We are teaching the world in many ways. In fact, we are the leader of the global south. जितने भी जो least developed country हैं वो सभी भारत की तरफ देखते हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जैसे WTO, कि हमारी आवाज भारत उठाएगा। So we are not just we have just not the survived, but we are also becoming the leader of the least developed countries. So this is the achievement of India. सो इंडिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है एंड अ फ्री एंड अ फेयर प्रेस, उसके साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आई मस्ट से दैट। इंडिया की इंस्टीट्यूशन देखिए, कैग हो गया, इंडिया की इंस्टीट्यूशंस देखिए, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी,
जो अपना जुडिशियल सेटअप है, उसके बाद हमारा जो फेडरल जो सेटअप है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, एंड बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट दे आर ड्राइविंग देयर पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हियर द स्टेट इट इज नॉट अ एंटिटी जिसे सेंटर जो है वो डिसोल्व कर सकता है, या इट इज नॉट एन एंटिटी विच इज ड्राइविंग इट्स पावर फ्रॉम द सेंटर। नो, स्टेट इट इज इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड इट इज ड्राइविंग इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और उसके साथ साथ हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनकी ये मेहरबानी है कि आज भी इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एंड इन फैक्ट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो आपको क्या नहीं लगता कि इतने डाइवर्स कंट्री को और इतनी ज्यादा लार्ज कंट्री को ज्योग्राफिकली प्लस पॉपुलेशन वाइज प्लस डाइवर्सिटी वाइज इतने बड़े कंट्री को संजो के रखना और उसमें लोकतंत्र की भावना को जीवंत रखना, क्या आपको नहीं लगता कि अदर जो कंट्री होंगे यूरोप के और अदर कंट्री होंगे अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, क्या वो देख करके इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे? क्या इस बात से वो लोग मोटिवेशन और प्रोत्साहन नहीं ले रहे होंगे कि भारत ने कितना अच्छा कार्य किया इस फील्ड में? बिल्कुल डेफिनेटली ले रहे होंगे। सो दिस इज द थर्ड मेन पॉइंट कि इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, फ्री प्रेस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन, ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इंडिया ने ये जो अचीवमेंट है इससे वर्ल्ड को मोटिवेट किया है और ये इंडिया का वो है, गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए। सो दैट्स द थर्ड मेन पॉइंट। उसके साथ साथ द फोर्थ मेन पॉइंट इज द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर। आप एक बार 1947 की जो सिचुएशन है उसके बारे में सोचिए, उसको विजुअलाइज करिए। 1947 में द सिचुएशन वाज वेरी होस्टाइल और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। कॉम्प्लेक्सिटी भी किस किस चीज में थी कि दो नेशंस बन रहे हैं अलग अलग, इंडिया और पाकिस्तान, और आज का जो बांग्लादेश है उस टाइम पे पाकिस्तान का ही पार्ट था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो थे। सो दो नेशन में डिवाइड हो रहा है, ओके। उसके साथ साथ जो कम्युनल वायलेंस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे भी लड़ना है। उसके साथ साथ जो भी लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता जो है वो स्मूथ करना है। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहते हैं उनके लिए भी, माइग्रेशन के लिए भी रास्ता स्मूथ करना है ताकि कोई भी वायलेंस ना हो। हम ये बात मानते हैं कि उस टाइम पे वायलेंस हुआ था, उस टाइम पे माइग्रेशन में भी इशू आया था, बट दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। इतने बड़े और व्यापक स्केल पर पावर को ट्रांसफर करना, लोगों को, पॉपुलेशन को इधर से उधर करना, इतने व्यापक स्केल पर माइग्रेशन, एंड दैट वाज विद जस्ट फ्यू इंसिडेंसेस ऑफ द कम्युनल वायलेंस। इसको हम पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर ही बोलेंगे। इंडिया में कोई भी ऐसा अदर पावर सेंटर नहीं था जिसने पावर के लिए किसी थर्ड कंट्री से जाकर के समझौता कर लिया हो कि यहां पर गृह युद्ध छिड़ गया हो इंडिया में। आफ्टर डिवाइडिंग द कंट्री उसके बाद कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अदर कंट्रीज उठा करके देख लीजिए, आप अपने पड़ोसी मुल्क उठा करके देख लीजिए, अफगानिस्तान। अगर कोई बाहर का एक कंट्री अगर छोड़ करके जा भी रहा है तो 2 सत्ता के जो केंद्र हैं, जो 2 पार्टियां हैं जो उस टाइम पर सरकार बनाना चाहती हैं, उसी में ही आपस में गृह युद्ध छिड़ गया। और उसके बाद क्या, जो विक्टिम्स हैं वो क्या है, वो आम पब्लिक है विक्टिम। तो सो वी कैन से दिस थिंग दैट देयर वाज पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर, क्योंकि कोई भी सिविल वॉर लाइक कंडीशन नहीं हुई। 1950 के बाद कर रहे हैं, when we got the independence in 1947, और उसके बाद जब हम रिपब्लिक बने उसमें 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद की बात कर रहे हैं that there was peaceful transfer of the power. This is the fourth point. उसके बाद the next important point is the diversity and the unity through the democracy. Yes, that's the biggest aspect of the India, that India ने जो diversity है और इस diversity में भी इंडिया यूनाइटेड है, that's the biggest gift जो कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। क्योंकि इतना डाइवर्स कंट्री आप देखिए ना, यूरोप में डाइवर्सिटी देखिए, रिलीजन सेम है, यस सेम है। यूरोप में डिफरेंट क्या है, फ्रांस की ये जो कंट्री है यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है। इटली में इटालियन स्पीकिंग है, उसी के साथ साथ जर्मनी में जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, और ब्रिटेन में इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। इसका मतलब यूरोप में डिस्पाइट द फैक्ट दे आर हैविंग द सेम रिलीजन, येट दे आर इन अ डिफरेंट नेशन बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। और इंडिया में देखिए 100 के अराउंड लैंग्वेजेस हैं अलग अलग। रिलीजन देखिए, ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ साथ अलग अलग एथनिसिटी हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है। डिस्पाइट दिस मच ऑफ द डाइवर्सिटी वी आर स्टिल यूनाइटेड। और ऐसा भी नहीं है कि केवल 2, 3, 4, 5, 10 साल के लिए यूनाइटेड है। सिंस द 1947 आज तक हम यूनाइटेड है, एंड वी आर मूविंग इन अ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन। सो डोंट यू थिंक सो कि ये एक मोटिवेटिंग स्टोरी है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के हर उस छोटे कंट्री के लिए, या वर्ल्ड के हर उस ऐसे कंट्री के लिए जिसमें कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, जैसे सूडान के लिए, जैसे इथियोपिया के लिए, जैसे कि नाइजीरिया के लिए,
ऐसे कंट्री के लिए मोटिवेशन का स्रोत नहीं है इंडिया? बिल्कुल है। सो दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स और दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिया। और डेमोक्रेसी नॉट जस्ट अबाउट द 1947 के बाद का डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडिया एंशिएंट टाइम से ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अलग अलग फॉर्म में फॉलो करता हुआ आ रहा है। और यही एक कारण है कि 1947 के बाद आजादी मिलने के जस्ट बाद ही इंडिया के समाज ने उन्हीं डेमोक्रेटिक सेटअप को और उन्हीं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को आगे लेकर के गए और उनको आगे बढ़ाया। और इसी के कारण वी आर स्टिल यूनाइटेड, वी आर स्टैंडिंग वेरी firmly इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स। उसके साथ साथ यस, आजादी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए खुशखबरी, अनअकैडमी पर 17,999 रुपए में आप सभी के लिए यूपीएससी की फ्रीडम सेल है, जहां पर आप अपने यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड SKY50 आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। एंड नॉट जस्ट ओनली डिस्काउंट, आपको उसी के साथ साथ इसमें एक्सटेंशन भी मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन पर। मतलब आपने अगर 12 मंथ का लिया सब्सक्रिप्शन तो आपको 12 महीने का अप टू 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड SKY50 मिल सकता है। उसी के साथ साथ आपको फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम? मान लीजिए आपने 2027 या 2028 की तैयारी करी के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और आपने 2027 में जब प्रीलिम्स दिया या फिर 28 में प्रीलिम्स दिया और आपका निकल गया, उसके बाद अनअकैडमी अपने खर्चे पर आपको मेंस की तैयारी कराएगी। अनअकैडमी अपने खर्चे पर आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में रखेगी, जहां पर आपका रहना, खाना, पीना, पढ़ाई का सारा खर्चा आपको अनअकैडमी ही देगी। आपको टेस्ट सीरीज का सब कुछ अनअकैडमी प्रोवाइडेड। आप 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसके तहत अपनी तैयारी करें 2027 के लिए, 28 के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करें और मेंस की गारंटी अनअकैडमी की होगी, सारा खर्चा हर चीज़। और यह है 17,999 रुपए में। एंड यूजिंग द कोड SKY50 आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसी के साथ साथ आप वीडियो को पॉज करिएगा, यू कैन हैव अ लुक एट द बैचेस, कौन कौन से बैचेज हैं। फॉर एग्जांपल आरंभ बैच 2026 के लिए ये 11 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है, और उसके साथ साथ प्रारंभ बैच 2026 के लिए ये भी 11 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है। आगाज बैच 2027 के लिए ये 12 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है और ये इंग्लिश मीडियम में बैच है। और ये वाला प्रारंभ बैच ये हिंदी मीडियम में बैच है। मतलब कंटेंट भी हिंदी में और वे ऑफ डिलीवरी भी हिंदी में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।